रात का सन्नाटा और उत्तर प्रदेश का वो बदनाम हाईवे जहां मील के पत्थर भी डरावने लगते थे। अर्जुन अपनी कार तेजी से दौड़ा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त मयंक पीछे की सीट पर सो रहा था। दिल्ली से बनारस का रास्ता लंबा था और रात के 3 बज चुके थे। अर्जुन की आंखें भारी हो रही थीं और उसे चाय की सख्त जरूरत थी। तभी दूर एक मध्यम रोशनी चमकती दिखी। जैसे जैसे गाड़ी करीब पहुंची एक पुराना ढाबा नजर आया। ढाबा लकड़ी और टीन की चादरों से बना था। बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था जिसकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई लंबी उंगलियों वाला हाथ किसी को बुला रहा हो। ढाबे के बाहर धूल से सना एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, बाबा का ढाबा, यहां पेट की भूख और रूह की प्यास दोनों बुझती है। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और मयंक को जगाया। मयंक हड़बड़ा कर उठा और बाहर का नजारा देख के बोला कि भाई ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, चल आगे चलते हैं। लेकिन अर्जुन को नींद का झोंका आ रहा था, इसलिए उसने मयंक की बात अनसुनी कर दी और गाड़ी से उतर गया। वो अजीब सन्नाटा। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए उन्होंने देखा कि ढाबे में कोई हलचल नहीं थी। मेजों पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले थे। अचानक अंदर के केबिन से एक आदमी निकला। उसकी कद काठी बहुत लंबी थी और उसका रंग कोयले जैसा काला था। उसने एक मैला सा एप्रन पहना था और उसके हाथ में एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू था जिससे वो मांस के टुकड़े कर रहा था। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा कि भाई साहब 2 कप कड़क चाय और कुछ खाने को मिलेगा। उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने बिना कुछ बोले बस कोने वाली मेज की तरफ इशारा किया। दोनों दोस्त बैठ गए। मयंक ने गौर किया कि ढाबे की रसोई से जलने की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चमड़ा या बाल जल रहे हों। उसने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यहां से निकलते हैं, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। तभी वो लंबा आदमी 2 थालियां लेकर आ गया। थाली का भयानक सच। थालियों में जो मांस परोसा गया था वो बहुत अजीब था। अर्जुन ने जैसे ही निवाला उठाया उसे मांस के बीच में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने उसे बाहर निकाला तो वो एक सोने की अंगूठी थी जिस पर अमन लिखा था। अर्जुन के होश उड़ गए क्योंकि उसका एक और दोस्त अमन पिछले साल इसी हाईवे से लापता हो गया था। तभी ढाबे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। दीवार पर लगी घड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगीं। अचानक ढाबे के पिछले हिस्से से चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवारें पीट रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। अर्जुन और मयंक अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि अचानक ढाबे का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस पर बड़े बड़े लोहे के जंजीर लग गए। वो लंबा आदमी अब अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 और साए खड़े थे जिनकी शक्लें धुंधली थीं और उनके शरीर से मांस लटक रहा था। रूहों का कैदखाना। वो लंबा आदमी अब एक भयानक आवाज में बोला कि तुम लोग पहली बार यहां नहीं आए हो। हर साल इस हाईवे पर जो भी भटकता है वो मेरे इस चूल्हे की आग बनता है। तुम्हारी रूहें अब इस ढाबे की दीवारों में कैद होंगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पास पड़ी एक भारी कुर्सी उठाकर उस आदमी पर दे मारी। लेकिन कुर्सी उसके शरीर के पार निकल गई जैसे वो कोई ठोस इंसान न होकर केवल एक काला धुआं हो। मयंक ने देखा कि रसोई की दीवार पर उन सभी लोगों के कपड़े और जूते टंगे थे जो पिछले कई सालों में यहां से गायब हुए थे। वहां उसे अपनी पुरानी जैकेट भी दिखी जो उसने 2 साल पहले खो दी थी। उसे तब समझ आया कि वे लोग एक काल चक्र, टाइम लूप में फंस चुके थे। वे लोग भागकर रसोई की खिड़की की तरफ गए। वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। बाहर कोई सड़क नहीं थी, कोई पेड़ नहीं था। बाहर सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा और हजारों जलती हुई चिताएं थीं। वह ढाबा असल में जमीन पर नहीं बल्कि नर्क के एक द्वार पर स्थित था। खूनी संघर्ष और भागने की कोशिश। तभी उन सायों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने देखा कि बगल में एक गंगाजल की बोतल पड़ी थी जो शायद किसी तीर्थयात्री की रही होगी। उसने वह बोतल उठाई और उन सायों पर छिड़क दी। जैसे ही पवित्र जल उन पर पड़ा वे चीखने लगे और धुएं की तरह उड़ने लगे। उस लंबे आदमी ने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि अर्जुन का दम घुटने लगा। मयंक ने पास पड़ा एक जलता हुआ कोयला उठाया और उस आदमी की उन लाल आंखों में डाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा ढाबा हिलने लगा। अचानक चारों तरफ आग लग गई, लेकिन यह आग लाल नहीं बल्कि नीली थी। अर्जुन और मयंक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की जंजीरें तोड़ी और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। अंत या नई शुरुआत।
जब अर्जुन की आंख खुली तो वो अपनी कार के स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। सूरज निकल चुका था। मयंक पीछे की सीट पर सो रहा था। अर्जुन को लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसने गियर बदलने के लिए हाथ नीचे किया, उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। उसकी हथेली पर काले धुएं के निशान थे और उसकी जेब में वही सोने की अंगूठी थी जिस पर अमन लिखा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ढाबा नहीं था, बस एक पुराना नीम का पेड़ था जिस पर एक इंसानी खोपड़ी लटकी हुई थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से गाड़ी चलाई। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखी। उसने वहां सिपाही को सब बताया। सिपाही ने ठंडी आह भरी और कहा कि साहब, इस जगह पर 1970 में एक ढाबा जलकर राख हो गया था जिसमें 30 लोग जिंदा जल गए थे। तब से हर अमावस की रात वो ढाबा फिर से प्रकट होता है और अपना शिकार ढूंढता है। आप खुशकिस्मत हैं कि वापस आ गए। अर्जुन ने चैन की सांस ली ही थी कि तभी पीछे की सीट से मयंक की आवाज आई। लेकिन वो मयंक की आवाज नहीं थी, वो उसी लंबे आदमी की भारी और ठंडी आवाज थी। साहब, चाय के पैसे तो देते जाइए। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे मयंक नहीं बैठा था, बल्कि वो लंबा काला साया बैठा था जिसके हाथ में वही कसाई वाला चाकू था। अर्जुन की चीख हाईवे के सन्नाटे में गुम हो गई और उसकी गाड़ी एक बार फिर उसी नीम के पेड़ की तरफ मुड़ गई। आज भी उस हाईवे पर लोग रात में रुकने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर आपको रात में भूख लगे और कोई चमकता हुआ ढाबा दिखे तो रुकना मत, क्योंकि वो आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी भूख बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। अर्जुन की गाड़ी अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ब्रेक पूरी तरह जाम हो चुके थे। पीछे की सीट पर बैठा वो साया अब धीरे धीरे फैलने लगा था। उसकी ठंडी सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मयंक कहाँ गया, इसका कोई सुराग नहीं था। अर्जुन को बस इतना याद था कि मयंक पीछे सो रहा था, पर अब वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। रूहों का असली खेल। गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर अब पीछे की तरफ नहीं, बल्कि गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। हर पत्थर पर अर्जुन का नाम लिखा था। अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी। अर्जुन ने देखा कि वह वापस उसी ढाबे के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार ढाबा खंडहर नहीं था, बल्कि वो रोशनी से नहाया हुआ था और वहां मेला लगा था। हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। सबने सफेद कपड़े पहने थे और उनके चेहरों पर मास्क नहीं था, सिर्फ ढांचा था। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकला, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसे मयंक की चीख सुनाई दी। वो आवाज ढाबे के पीछे बने एक पुराने कुएं से आ रही थी। अर्जुन दौड़कर कुएं के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका तो देखा कि मयंक हजारों कंकालों के बीच फंसा हुआ था और वे कंकाल उसे धीरे धीरे नीचे खींच रहे थे। अर्जुन ने रस्सी फेंकने की कोशिश की, लेकिन रस्सी की जगह उसके हाथ में एक सांप आ गया। वो सांप नहीं था, बल्कि वो उस लंबे आदमी की कोड़े जैसी जीभ थी। ढाबे का भयानक इतिहास। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने अर्जुन से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम यहां गलती से आए हो। नहीं अर्जुन, तुम्हारा और इस ढाबे का रिश्ता सदियों पुराना है। आज से 100 साल पहले तुम ही इस ढाबे के मालिक थे और तुमने अपने फायदे के लिए यहां आए मुसाफिरों की बलि दी थी। ये ढाबा नहीं, तुम्हारा पाप है जो तुम्हें हर जन्म में यहां खींच लाता है। अर्जुन को अचानक धुंधली यादें आने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने लालच में आकर अपने ही वफादार नौकरों को आग में झोंक दिया था। वो लंबा आदमी और कोई नहीं, बल्कि उसी का वफादार नौकर था जो अब उसका यमराज बन चुका था। नर्क की रसोई में वापसी। उस लंबे साये ने अर्जुन को घसीटते हुए ढाबे की रसोई के अंदर फेंक दिया। वहां का चूल्हा अब दहाड़ मार रहा था। उस चूल्हे के अंदर से उन मासूमों की रूहें निकल रही थीं, जिन्हें अर्जुन ने पिछले जन्मों में मारा था। रसोई की दीवारों पर टंगे बर्तन अब इंसानी खोपड़ियों में बदल गए थे। अर्जुन ने माफी मांगी और गिड़गिड़ाया, लेकिन वहां दया का कोई स्थान नहीं था। उस आदमी ने चाकू उठाया और अर्जुन की परछाई को काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे परछाई कट रही थी, अर्जुन के शरीर से असली खून निकलने लगा। यह इस ढाबे का सबसे बड़ा रहस्य था। यहाँ शरीर को नहीं, बल्कि रूह और परछाई को मारा जाता था, ताकि इंसान कभी मर न सके और हमेशा तड़पता रहे। मुक्ति का एकमात्र मार्ग। तभी अर्जुन को अपनी जेब में उस सोने की अंगूठी का एहसास हुआ जिस पर अमन लिखा था। उसने महसूस किया कि अमन की रूह अभी भी उस अंगूठी के जरिए उसे संकेत दे रही है।
अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस अंगूठी को चूल्हे की जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही वो अंगूठी आग में गिरी, एक भयानक विस्फोट हुआ। वो अंगूठी एक शुद्ध आत्मा की निशानी थी, जिसने उस अपवित्र आग को बुझाना शुरू कर दिया। ढाबे की दीवारें फटने लगीं और वो जादुई भ्रम टूटने लगा। मयंक कुएं से बाहर निकलकर अर्जुन की तरफ भागा। राख का ढेर, एक पल के लिए सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब अर्जुन और मयंक की आंखें खुली तो वे हाईवे के किनारे लेटे हुए थे। उनकी गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। सामने कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ राख का एक ढेर था। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंच चुकी थीं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक पेड़ से हुआ था और वे दोनों बेहोश थे। लेकिन अर्जुन और मयंक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वे जानते थे कि यह एक्सीडेंट नहीं था। जब अर्जुन को स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहा था, तब उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर अभी भी उस लंबे आदमी की उंगलियों के काले निशान छपे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसने अपने बगल में रखे मयंक के स्ट्रेचर को देखा तो मयंक की परछाई गायब थी। मयंक जिंदा तो था, पर उसकी रूह और उसकी परछाई अभी भी उस ढाबे की रसोई में कैद रह गई थी। वो अब सिर्फ एक चलता फिरता शरीर था, जिसके अंदर कोई एहसास नहीं बचा था। अर्जुन समझ गया था कि ढाबा भले ही गायब हो गया हो, पर उसने अपना हिस्सा वसूल कर लिया था। आज भी उस हाईवे पर अगर कोई गाड़ी रुकती है तो एक बिना परछाई वाला आदमी लोगों से रास्ता पूछता है। वो मयंक है जो आज भी अपने दोस्त अर्जुन और अपनी खोई हुई रूह को ढूंढ रहा है। अर्जुन अब एक जिंदा लाश बन चुके मयंक को लेकर अपने घर लौट तो आया था, लेकिन उसका मन अशांत था। मयंक घंटों एक ही दीवार को देखता रहता और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर रहती थीं। वह न कुछ खाता था और न ही कुछ बोलता था। अर्जुन को हर रात अपने कमरे में वही सड़े हुए मांस की बदबू आती और ढाबे के उस लंबे आदमी की हंसी सुनाई देती थी। अर्जुन समझ गया था कि मयंक का शरीर तो यहां है, लेकिन उसकी आत्मा उसी नर्क के ढाबे में चूल्हे की आग सुलगा रही है। उसने फैसला किया कि वो मयंक को इस हाल में नहीं छोड़ेगा। उसने पुराने तंत्र मंत्र के जानकारों और उन लोगों को खोजना शुरू किया जो उस हाईवे के इतिहास के बारे में जानते थे। अघोरी का सुराग। काफी तलाश के बाद अर्जुन को बस्ती के पास रहने वाले एक बूढ़े अघोरी बाबा के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वो अघोरी मौत के पार की दुनिया से बातें करता है। अर्जुन मयंक को लेकर उस अघोरी की कुटिया में पहुंचा। अघोरी ने जैसे ही मयंक को देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि बेटा, तूने उस शिकारी के जाल से खुद को तो बचा लिया, लेकिन अपनी परछाई वहीं छोड़ आया। वो ढाबा कोई जगह नहीं है, वो एक अतृप्त लोक है। वहां जो एक बार फंस गया वो काल का ग्रास बन जाता है। अर्जुन अघोरी के पैरों में गिर पड़ा और मयंक की परछाई वापस लाने की भीख मांगने लगा। अघोरी ने एक लंबी सांस ली और कहा कि इसका एक ही रास्ता है। तुझे फिर से उसी जगह जाना होगा, लेकिन इस बार आधी रात को नहीं, बल्कि ग्रहण की रात को। और तुझे अपने साथ वो चीज ले जानी होगी जो उस ढाबे के मालिक को सबसे प्यारी थी, वो पुरानी संदूक। अघोरी ने अर्जुन को बताया कि उस ढाबे के खंडहर के नीचे एक पुरानी संदूक दबी है, जिसमें उस मालिक की पत्नी की अस्थियां हैं। वो मालिक अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत के गम में ही वो पागल होकर इंसानों का मांस परोसने लगा था। अगर अर्जुन वो अस्थियां लेकर ढाबे की उस आग में विसर्जित कर दे तो वो लूप हमेशा के लिए टूट जाएगा। अर्जुन फिर से उसी खौफनाक हाईवे पर पहुंचा। इस बार उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। वो पैदल ही उस नीम के पेड़ की तरफ बढ़ा। ग्रहण का समय शुरू हो चुका था और आसमान खूनी लाल रंग का हो गया था। अर्जुन ने उस जगह खुदाई शुरू की जहां कभी ढाबे का काउंटर हुआ करता था। मिट्टी के नीचे का राज। करीब 5 फुट गड्ढा खोदने के बाद उसे एक काली संदूक मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी जमीन हिलने लगी। सन्नाटे को चीरती हुई वही भारी आवाज आई, मेरा सामान छोड़ दो अर्जुन, वरना इस बार तुम्हारी हड्डियां मेरा तंदूर जलाएंगी। वो लंबा काला साया जमीन से धुएं की तरह निकला। उसकी लंबाई अब और बढ़ गई थी और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने अघोरी का दिया हुआ अभिमंत्रित रक्षा कवच पहन रखा था, जिससे वो साया उसे छू नहीं पाया। अर्जुन संदूक लेकर उस पुराने चूल्हे के पास भागा, जो अब खंडहरों के बीच फिर से धधकने लगा था। उसने देखा कि चूल्हे के पास मयंक की रूह खड़ी थी, जो बिना किसी भावना के लकड़ियां झोंक रही थीं। रूहों की आजादी। मयंक, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन मयंक की रूह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो साया अर्जुन के करीब आ गया और बोला कि दे दो इसे मुझे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अर्जुन ने संदूक खोली और उसमें रखी अस्थियों को अपने हाथ में लिया। उसने उस साये की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी क्योंकि तुम प्यार को भूल चुके हो। ये कहकर उसने अस्थियां उस जलते हुए चूल्हे में डाल दी। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद मीलों दूर तक सुनी गई होगी। वो ढाबा मालिक का साया तड़पने लगा। उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और वो धीरे धीरे राख में बदलने लगा। जैसे ही वो राख हुआ, मयंक की रूह जो चूल्हे के पास थी वो अचानक गायब हो गई। घर की ओर अर्जुन वापस भागा और सीधे अस्पताल पहुंचा जहां मयंक भर्ती था। जैसे ही अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मयंक बिस्तर पर उठकर बैठा था और पानी पी रहा था। खिड़की से आ रही धूप में मयंक की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मयंक ने अर्जुन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई बहुत लंबी नींद सो गया था मैं। दोनों दोस्त रो पड़े। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन जब अर्जुन मयंक को डिस्चार्ज करवाकर घर ले जा रहा था तो उसने गाड़ी के शीशे में अपनी खुद की आंखों को देखा। अर्जुन की आंखें अब काली नहीं बल्कि वैसी ही लाल चमक रही थीं जैसी उस ढाबे के मालिक की थीं। उसे अचानक इंसानी खाने से नफरत होने लगी थी और उसे वही सड़े हुए मांस की खुशबू अपनी ओर खींचने लगी थी। अघोरी की बात सच थी। आत्मा को बचाने के लिए एक सौदा करना पड़ता है। मयंक की परछाई तो वापस आ गई थी, लेकिन उस ढाबे की भूख अब अर्जुन के अंदर समा गई थी। अर्जुन ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और एक नए हाईवे की तरफ चल दिया जहां कोहरा घना था। अब वो शिकार नहीं था, अब वो शिकारी बन चुका था। अगले मोड़ पर उसे एक नया खंडहर दिखा और अर्जुन के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने गाड़ी रोकी और एक नया बोर्ड टांगने लगा जिस पर लिखा था, शुद्ध वैष्णो ढाबा माइनस, यहां रुकना मना है। अर्जुन के अंदर जागती वो नई भूख अब बेकाबू हो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसके दिमाग में हजारों चीखें एक साथ गूंज रही थीं। मयंक जो बगल की सीट पर बैठा था, उसने अर्जुन के चेहरे पर आते उन डरावने बदलावों को देख लिया था। मयंक समझ गया था कि उसके दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। आखिरी संघर्ष। गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर रुकी जहां चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। अर्जुन का हाथ अब धीरे धीरे उस चाकू की तरफ बढ़ रहा था जो डैशबोर्ड के नीचे अपने आप पैदा हो गया था। उसकी उंगलियां लंबी और काली पड़ रही थीं। अर्जुन भाई, खुद को रोको, मयंक चिल्लाया। ये तुम नहीं हो, ये वो सांप है। अर्जुन की आवाज अब फटी हुई और भारी थी। मयंक, भाग जाओ यहां से, मेरी भूख तुम्हें खा जाएगी। वह संदूक जलाने से वो साया मरा नहीं है, बल्कि वो मेरे अंदर समा गया है। इस ढाबे को एक मालिक चाहिए और अब वह मालिक मैं हूं। मयंक का आत्मत्याग। मयंक ने भागने के बजाय अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसने अघोरी की वो बात याद की जो उसने कान में फुसफुसाई थी, अगर शैतान किसी को अपना घर बना ले तो उस घर को ही नष्ट करना पड़ता है। मयंक ने गाड़ी के ग्लोव बॉक्स से एक माचिस निकाली। गाड़ी के पिछले हिस्से में पेट्रोल का एक कैन रखा था जो वे इमरजेंसी के लिए साथ लाए थे। मयंक ने बिना डरे पेट्रोल पूरे केबिन में छिड़क दिया। हम साथ आए थे और साथ ही खत्म होंगे भाई, मयंक ने नम आंखों से कहा। अर्जुन के अंदर बैठा वो साया छटपटाने लगा। उसे आग से डर लगता था क्योंकि आग ही उसके अंत का कारण थी। वो अर्जुन के शरीर को छोड़ना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी असली चेतना वापस पाई। उसने मयंक की आंखों में देखा और मुस्कुराया। शुक्रिया मयंक, मुझे फिर से इंसान बनाने के लिए। आग की लपटें। मयंक ने माचिस की तीली जलाई और उसे पेट्रोल पर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी गाड़ी आग के गोले में बदल गई। उस आग के बीच से किसी इंसान की नहीं बल्कि एक दरिंदे की चीख सुनाई दी जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जब तक गांव वाले और पुलिस वहां पहुंचे, गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। उस मलबे में किसी का भी शव नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे आग ने सिर्फ शरीरों को नहीं बल्कि उस पूरे वजूद को ही मिटा दिया हो। आत्मा की शांति। कहा जाता है कि उस रात के बाद उस हाईवे पर वो ढाबा फिर कभी नहीं दिखा। वो पीली रोशनी, वो सड़े मांस की गंध और वो डरावना बोर्ड हमेशा के लिए गायब हो गए। सालों बाद उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया जहां राही रुककर आराम करते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो रात के सन्नाटे में दूर कहीं से दो दोस्तों के हंसने की आवाज आती है। अर्जुन और मयंक अब उस शाप से मुक्त होकर एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहां कोई भूख नहीं थी और कोई नर्क नहीं था।
उस काल के ग्रास वाले ढाबे की दास्तान अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई थी जो ड्राइवरों के किस्सों में जिंदा थी। शाप खत्म हो चुका था, क्योंकि इस बार नफरत और भूख की जीत नहीं बल्कि दोस्ती और बलिदान की जीत हुई थी। कहानी का अंत। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।